नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल हमारे डिस्कशन में। और आज हम अपने डिस्कशन में करंट अफेयर की बात नहीं करेंगे। आज हम अपने डिस्कशन में यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बारे में बात करेंगे। उसको कैसे क्वालिफाई करना चाहिए, आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, और थोड़ा मेंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेंस के लिए हम अलग से स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन में। जो हम प्रीलिम्स 2023 के बारे में स्पेशली रूप से अगर हम अप्लाई करते हैं तो स्पेशली हमको सक्सेस मिल सकती है अगर हम अपने ट्रैक पे अपने टाइम टेबल, अपने मोटिवेशंस और अपना हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क के साथ काम करेंगे तो हमको स्पेशली सक्सेस मिल सकती है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। हिंदी माध्यम के बहुत सारे बच्चों का ये हर्डल रहता है, प्रीलिम्स पास नहीं हो पाता है। और ये अधिकांश समस्या इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ भी आती है। तो हमारी स्ट्रेटजी है 50% आपके पास नॉलेज होना चाहिए, 50% आपके पास स्किल्स होना चाहिए, और 3T टूल्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप तीनों स्ट्रेटजी का आपस में कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको प्रॉपर आईएएस बन सकते हैं और आपको लवासना जा सकते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आप अपना पिक्चर खिंचवाने का आपको मौका मिल सकता है और देश की सेवा के लिए आप समर्पित हो सकते हैं। लोक कल्याणकारी कार्य आपके हाथों से हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम 50% नॉलेज की। तो 50% हमारे पास नॉलेज कहां से आएगी? हमारी प्रिपरेशन से आएगी, हमारे टाइम टेबल से आएगी, हमारे पास जो बेसिक मटेरियल है वहां से आएगी। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, 100% कभी नहीं हो सकता। लगभग 60 to 70% के आसपास ही होता है। तो हम केवल बात करते हैं एटलीस्ट 50% आपका सिलेबस होना चाहिए। और 50% के साथ साथ आपके पास 50% नॉलेज होना चाहिए, 50% आपके पास स्किल्स होने चाहिए। तो ये मिला के आपका 80-90% के आसपास आप कवर कर लेते हैं। दूसरा, आपके पास थ्री टी टूल होने चाहिए। तो आपके पास ये सारा आपका, आप प्रीलिम्स को पास करके मींस और इंटरव्यू तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो 50% नॉलेज में सबसे पहले अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो स्टेप 1 में आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूं। इसका बहुत बड़ा सिलेबस है और एक साइकिल की तरह यहाँ पे 3 स्टेज होते हैं। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। और हमें एक साइकिल की तरह इस 3 स्टेज पे हमें फोकस करना चाहिए और 2 ईयर का हमको प्लान लेके चलना चाहिए। तो 2 ईयर में हम पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आपका आप कोई भी काम करते हैं ना तो पहले आपको माइंड मेकअप करना चाहिए। आपका माइंड मेकअप हो गया, आप ना सी की तरफ जाएंगे ना आप बी की तरफ जाएंगे, केवल ए की तरफ फोकस करेंगे। और ए क्या है? वो हमारा यूपीएससी का एग्जाम। यूपीएससी के एग्जाम में आपको 3 स्टेज से पार होकर गुजरना पड़ेगा। इससे पहले आपको माइंड को बिल्कुल पीसफुली मेकअप करना पड़ेगा और डेडिकेटेड होकर आपको उसके प्लान के बारे में तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहली स्टेप तो ये है आपका। अब जैसे ही आपने माइंड के बारे में, आपने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया, आपका माइंड प्रिपेयर हो गया, आप सारे डिस्ट्रैक्शन हैं आप उनसे दूर हो गए। तो सबसे पहली बात है कि आपको सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। सिलेबस क्या है? हमारे एग्जाम की सोल है, यूपीएससी का सोल है। सोल मतलब आत्मा है। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको सबसे पहले आप उसकी आत्मा के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी आत्मा क्या चाहती है। क्योंकि सिलेबस आपके एग्जाम के बारे में आपको नीड बताता है कि आपको क्या जरूरत है, आपको क्या क्या पढ़ना है। इस बात को समझेंगे और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बुक्स पर जाना चाहिए। बुक्स आपके पास हो गई। अब आपकी आत्मा और आपके बुक्स, ठीक है, और आपके बुक्स के बीच में जो इन दोनों को संचालित करेंगे वो आपके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे।
मान लो आपका सिलेबस ये है और आपकी बुक्स ये है और ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आपको इन दोनों के बीच में जो गैप है इनको फिल करेंगे कौन? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपको डायरेक्शंस देंगे। क्या देंगे? डायरेक्शंस, कि आपको किस दिशा में पढ़ना है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा और कोई अच्छा टीचर नहीं मिल सकता आपको एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखें अपने टेबल पे और उसके साथ साथ सिलेबस को रखें और उसके साथ साथ आप अपनी बुक्स वगैरह जो भी आप प्रेफर करेंगे उसको रखें। हम एक बार प्रीलिम से संबंधित जो भी बुक्स हैं इसको डिस्कस कर लेंगे अभी आगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रीलिम्स के हों या फिर मेंस के हों, इस बात को आप समझेंगे। दूसरी बात, स्टेप 4 में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको अपना ऑप्शनल चूज करना चाहिए। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको किस में इंटरेस्ट है, उसके अनुसार आप अपना ऑप्शनल चूज करें और उसके अनुसार आप उस ऑप्शनल को क्या करें? कंप्लीट कर लें बिफोर प्रीलिम्स, मतलब कि फेब तक। कब तक? फेब, मई जून में एग्जाम होता है तो फेब तक आप उसको कंप्लीट करके रखें। मतलब कि अभी भी आपके पास 30 दिन है, आप अपने ऑप्शनल को पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब स्टेप 5 में आता है, आप जीएस पेपर के 4 पेपर रहते हैं हमारे, जीएस 1, जीएस 1 पेपर 1, जीएस 2 पेपर 2 और पेपर 3 पेपर 4। इनको क्या करें? कंप्लीट करके रखें और इनको शॉर्ट नोट्स बना के रखें दिसंबर तक मेंस के अकॉर्डिंग। और इसमें आप प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तो पढ़ते ही जाएंगे, तो आप फैक्ट वाइज अलग नोट्स बना सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के चांस होते हैं, कुछ लोगों का अपनी पढ़ने की स्ट्रेटजी अलग रहती है, बुक में हाईलाइट कर लेते हैं, डिफरेंट हाईलाइटर का यूज करते हैं। तो आपको जिसमें सुविधा हो आप अपनी सुविधा के अनुसार नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम में बहुत आपको हेल्प करते हैं। जब आपके जीएस के चारों पेपर हो जाए विथ एथिक्स, तो आप एसए की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपका मटेरियल जीएस के चारों पेपर से आ जाएगा। और अगर आपको ऑप्शनल कुछ ही हिंदी साहित्य वाला बैकग्राउंड का होगा, अदर कोई पॉलिटिकल साइंस वाला बैकग्राउंड का होगा, तो आपका मटेरियल यहां से भी आ जाएगा, तो आपका ऐसे ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। तो आप इसके टॉपिक वाइज जो ऐसे कि कुछ टॉपिक जो करंट में रहते हैं चर्चा में, उसके अनुसार भी आप नोट्स बना सकते हैं। इसके अनुसार आपका कुछ कोट भी यूज कर सकते हैं, आप इस पेज पे सारे कोट्स को लिख सकते हैं। आपका इतना तैयार होने के बाद फरवरी, या फिर कुछ लोग की ये स्ट्रेटेजी रहती है कि जनवरी के बाद से लग जाते हैं, जनवरी लास्ट से आप क्या कर सकते हैं? प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हैं। तब भी आप एक पेपर पढ़ सकते हैं मेंस का, आप एथिक्स को ले सकते हैं, या कोई भी एक पेपर जो आपका वीक हो वो उसको आप तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन फरवरी खत्म होने के बाद आपको प्रीलिम्स पे जाके काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी। लेकिन प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने साथ रखें 10 साल के, और उसके अनुसार पढ़ने की कोशिश करें। 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको रिपीट होते हैं, इस बात को समझें। चाहे वो स्टेटमेंट के फॉर्म में होंगे, चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको रिपीटेशन मिलेगा। और आपको करंट अफेयर के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, मतलब कि करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, करंट अफेयर के बैकग्राउंड में जाकर आपको जो मेन टॉपिक है, बेसिक टॉपिक, वो तैयार करना चाहिए। और प्लस जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो तैयार करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक पार्ट है जिसको हम बेसिक बोलते हैं, वहां से प्रश्न यूपीएससी पूछती है। तो आपको इसके अनुसार तैयारी करना चाहिए। करंट अफेयर के लिए आप कोई एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, विजन की कर सकते हैं, इनसाइट, आईएएस बाबा, और आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर के जो लेक्चर आते हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ते हैं। प्रीलिम से संबंधित बात करते हैं, मेन से संबंधित भी हम बात करते हैं। तो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल के आप करंट अफेयर के डेली के वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको हॉलिस्टिक डिस्कशन मिलेगा। तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो फिर आपको बैक जाना पड़ेगा, स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा, मेंस की स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी और प्रीवियस के क्वेश्चन मेंस से संबंध देखने पड़ेंगे, और फिर आपको
जैसे ही आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ तो फिर आपको टेस्ट पे जाना चाहिए। किस पे जाना चाहिए बेटा? टेस्ट, मतलब कि हो सकता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप स्पेशली फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम 10 साल के एक बार जरूर पढ़ें, और उसके बाद किसी भी संस्थान के टेस्ट सीरीज पे चले जाएं। आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उनका आप एनालिसिस कर सकते हो। तो ये तो बेसिक अपना प्लान हुआ, आपको स्पेशली इस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस सबको पता है, करंट इवेंट रहते हैं। करंट इवेंट के आधार पर वो बेसिक से प्रश्न पूछते हैं, इन दोनों को मिलाकर हमारा प्रश्न आता है, तो आपको स्पेशली इस पे फोकस करना चाहिए। जो मुद्दे न्यूज में रहते हैं 2 साल के आसपास के, उनको तैयार करना चाहिए, उनसे संबंधित बेसिक्स आपको तैयार करना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और आजकल तो यूपीएससी इंसेंट और मिडाइवल से भी पूछता है, लेकिन अधिकांश पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है, तो आपको इससे अधिक फोकस करना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे आपको आर्टिकल्चर और जो इंसेंट हिस्ट्री है वहां पे अधिक से अधिक आपको फोकस करना चाहिए। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ना चाहिए। क्लाइमेटोलॉजी हो गया, अर्थक्वेक हो गए, ठीक है, ओशन करंट हो गए, और जो स्पेशली इससे संबंधित जो मैपिंग रहती है उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस से संबंधित आपको बात करनी चाहिए, इस पे आप बेसिक पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में इकोनॉमी से संबंधित आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ना चाहिए, कि इकोनॉमी के जो अप्लाइड वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहां उस पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो एप्लीकेशन यूपीएससी ज्यादा पूछता है इकोनॉमी से। ठीक है, जैसे रिजर्व रेपो रेट का एप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है, और हमारे अगर देश से अगर हमारा रुपए की जो वैल्यू लगातार गिर रही है तो उसका इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। और जनरल साइंस और इन्वायरमेंट पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये हॉट टॉपिक रहते हैं। और जनरल साइंस में जो जो हमारी करंट जो टेक्नोलॉजी रहती हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, और अदर प्रकार की जो चर्चा में न्यूज में रहते हैं उनको आपको बेसिक्स पढ़ने चाहिए, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा, सीसेट सबसे बच्चों के लिए हर्डल इशू रहता है, क्योंकि बच्चे जीएस में तो काफी अच्छे मार्क्स लाते हैं लेकिन सीसेट में नहीं ला पाते हैं। तो आपको सीसेट को इग्नोर नहीं करना है, अभी से तैयारी आपको सीसेट की करना है। कॉम्प्रेंसिव आते हैं, कॉम्प्रेंशन आते हैं, लगभग 30 के आसपास आते हैं, तो इनकी आप लगभग 10 दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो आपका आपका ये कॉम्प्रेंसिव आपका क्लियर हो जाएगा, आप 30 में से 25 आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स रहती हैं, लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिक एबिलिटी रहती है, तो आप इसको अंदाजा, आप अगर मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन इजीली आप यहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके बहुत बेसिक रहते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं। आप इसका आइडिया आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको आसानी से मिल जाएगा। बेसिक न्यूमेरिकेसी क्लास 10 लेवल की, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए। कुछ लोगों का ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छा रहता है, कुछ लोगों का मैथ्स अच्छा रहता है, कुछ लोगों का रीजनिंग अच्छा रहता है, लेकिन अब किसी एक पार्ट पे फोकस नहीं करना है, हमें तीनों पार्ट को लेकर साथ लेकर चलना है, और तीनों में एवरेज होकर चलना है। तीनों में एवरेज होकर चलेंगे तो सीसेट में इजीली हम क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, यूपीएससी मेंस का सिलेबस में आपको एक तो कंपलसरी पेपर रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश और कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो हमारे शेड्यूल 8 में है उनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इनकी मार्किंग आपकी जिसकी मेरिट बनती है मेंस से उसमें ऐड नहीं रहते हैं, ऐसे का पेपर रहता है जिसमें आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, ऐसे के 2 ऐसे आपको लिखने पड़ते हैं, इस बात को पेपर सेकंड को आप कैंसिल करेंगे। एक पेपर होता है जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं। जनरल स्टडी के 4 पेपर रहते हैं, ऑप्शनल आपका एक रहता है, उसके आपके 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें। लेकिन कुछ बुक्स हैं बेसिक्स हिस्ट्री से, आप इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की ले सकते हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन संगानिया की ले सकते हैं, एनसीईआरटी 11th क्लास की इंसेंट ऑफ मिडाइवल ले सकते हैं, और एनसीईआरटी 12th क्लास की मॉडर्न इंडियन
हिस्ट्री आप यहाँ से बेसिक आपका कवर हो जाएगा, इसमें कोई भटकने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जियोग्राफी की आप फिजिकल जियोग्राफी जीसी लियोंग, एनसीईआरटी 6 क्लास की, 6 से आपको 10th पढ़ना है ओल्ड सिलेबस, एनसीईआरटी 9th और 12th सॉरी 11th और 12th न्यू सिलेबस, और वर्ल्ड एटलस आप कोई भी ऑक्सफोर्ड या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान कोई भी आप यहाँ पे वर्ल्ड एटलस ले सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में हमारा एटलस बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंडियन पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, राजेश मिश्रा पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी 9th to 12th पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी में आप इंडियन इकोनॉमी का नितिन संगानिया या फिर अवनीश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स इन इंडिया जैन ओहरी पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी 11 पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो महत्वपूर्ण कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और करंट अफेयर आप महत्वपूर्ण रहता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो महत्वपूर्ण रहते हैं वो आपको पढ़ना है। सीसेट में आप टाटा मैकग्रा-हिल की सीसेट की मैनुअल बुक ले सकते हैं, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आरसी अग्रवाल ले सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट हैं, क्योंकि इनके अलावा सीसेट आपका नहीं होगा। इनके अलावा सीसेट क्या, आपका प्रीलिम्स भी नहीं होगा, मेंस भी नहीं होगा, और यह आपका सीसेट भी नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन बात आती है हम कितना पढ़ लें। पढ़ तो लिया हमने 50% हमने पढ़ लिया, लेकिन याद करने की जो टेक्निक है, मेमोरी टेक्निक, उनको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लगातार पढ़ते भी जाते हैं, कम से कम हमें यूपीएससी में कम से कम एक बुक को कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही चाहिए, अपने नोट्स को कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को हमें कवर करना पड़ता है। तो एक ग्राफ रहता है, इसको डेवलप किया गया था कि हम अगर इमीडिएटली पढ़ते हैं तो हमको 100% याद रहता है, लेकिन वही चीज हम 20 मिनट के बाद रिकॉल करने का कोशिश करते हैं तो हमको 58% याद रहता है, और 1 आवर के बाद रिकॉल करने का कोशिश करते हैं तो 44% हमको याद रहता है, और 9 आवर के बाद हमको 36% याद रहता है, 1 डे के बाद हमको 33% याद रहता है, मतलब कि 67% हम 1 डे के बाद भूल जाते हैं। 2 डे के बाद हमको 28%, 6 डे के बाद 25%, और 31 डे के बाद हमको 21% ही याद रहता है। तो हमें रिटेंशन जो रेट है इसको बढ़ाना है, तो हमें इस मेमोरी रिटेंशन रेट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जो साइंटिफिक तरीका है उसके अनुसार ही हमको पढ़ना पड़ेगा। हम अगर पहले दिन मान लो फर्स्ट डे यहां पढ़ते हैं तो हमको से एक दिन 24 घंटे के बाद पढ़ना पड़ेगा, तो आपका जो 33 रिटेंशन रेट है वो 75 के आसपास बन जाएगा, और फिर हम उसको 7 दिन के बाद फिर आ जाएंगे तो आपको वो 90% के आसपास वो चीजें आपको याद रहेंगी। तो साइंटिफिक साइकोलॉजी के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको रिटेंशन रेट हाई रहेगा, वो यही पढ़ने का तरीका है, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको सेंसर मतलब कि सेंसर रूप से आपको याद रहता है, और आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है, आप इसको भूलने लगते हैं। लेकिन इसको बार बार आप साइंटिफिक तरीके से रिवीजन करेंगे, रिहर्सल करेंगे, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। फिर आपसे कोई सपने में उठा कर भी पूछेगा भाई साहब यूपीएससी का सिलेबस बता दो, या आपसे पूछेगा साइमन कमीशन वाला प्रश्न बता दो, तो आप इजली सोते हुए भी आप उसको बता देंगे। तो इस साइंटिफिक तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, यही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व करते हैं प्रिंट आउट निकालकर, तो या फिर आप एग्जाम हॉल में जाके किसी प्रश्न किसी मतलब यूपीएससी के पेपर को सॉल्व करते हैं, तो आपको 3210 आर मेथड को याद रखना चाहिए। और ये क्या करती है, आपके प्रीलिम्स को सॉल्व करने के दौरान आपके स्कोर को थोड़ा बढ़ा सकती है, और इसी के दौरान आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो सिलेक्शन और आपके स्कोर में ज्यादा अंतर नहीं रहता, 10 से 15 नंबर का अंतर रहता है, और 10 से 15 नंबर आपका ये टेक्निक आपको बढ़ा सकती है। तो राउंड 1 में आपको 3R पे काम करना है। 3R का मतलब है कि आपको 100% जो श्योर क्वेश्चन है आपको आते हैं उस पे काम करना है, उस पे फोकस करना है। सबसे पहले पहले राउंड में आप क्या करोगे,
100% जो श्योर क्वेश्चन है उन पे आपको फोकस करना है और उनको 30 से 40 मिनट के अंदर आपको खत्म कर देना है। ठीक है, ध्यान से। फिर 2 आवर में हमने बात की, राउंड 2 में हम गए तो आपको 50% श्योर सिलेक्शन, मतलब कि आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको केवल 2 ही ऑप्शन आपको आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए और 2 ऑप्शन आपको बच रहे हैं, मतलब कि 50% इसके चांस है, या तो आंसर एक सही होगा या तो आंसर गलत होगा। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/2। तो इनको आपको अटेम्प्ट करना है, 50% वाले को आप जरूर अटेम्प्ट करना है, और आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज है, बैकग्राउंड नॉलेज है, आपका इंस्टीट्यूशंस है, उसके आधार पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। 33 थर्ड राउंड में आपको 33% वाले श्योर करना है, मान लो कि एक ही ऑप्शन आपको आ रहा है, बाकी 3 आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप इनको अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी जो मार्क्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, नेगेटिव में कभी नहीं आएंगे। राउंड 4 में आपको 25% आपको श्योर सिलेक्शन आ रहे हैं, श्योर क्वेश्चन से आप 25% वाले में, तब आपको इस चीज को देखना है। जब आप ये सारा काम कर लो टेस्ट सीरीज में, इस प्रकार से आप प्रश्न कर लो, और आपको मार्क करने के अपने 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 तरीके रहते हैं, कोई स्टार से मार्क कर देता है, कोई 0 से, कोई 3 से मार्क्स कर देता है, कोई 1 से मार्क्स कर देता है, कोई राइट लगा देता है। ये अपना अपना तरीका है, इसको आप अपने अपने अनुसार डेवलप कर सकते हैं। फिर आपको देखना है कि हमने जो 100% वाले श्योर क्वेश्चन से हमने हमारी उसमें कितनी एक्यूरेसी है, 2 आवर वाले में हमारी कितनी एक्यूरेसी है, 1 आवर वाले में हमारी कितनी एक्यूरेसी है, और 25% वाले में हमारी कितनी एक्यूरेसी है। तो हमें फोकस करना चाहिए 2 आवर, 1 आवर और OR पे वाली, क्योंकि यही आपके गलत हो रहे हैं, क्योंकि 3 आवर वाले तो आपके बिल्कुल सही होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहां से 2 आवर, 1 आवर, OR आप अपनी बेसिक बुक पे जाएं, यहाँ पे आपकी क्या गलती थी वो पढ़ें, या फिर गूगल करके आप वहां से पढ़ सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, यही आपकी जो एनहेंस वाली स्ट्रेटजी है, आपके 15 से 20 मार्क्स तक आपकी बढ़ा सकती हो, ये आपका सिलेक्शन तक ले जाएगी, और इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये काम करते हैं हम टेक्निक पे। तो हमने देखो स्किल्स क्या क्या सीखी, एक मेमोरी टेक्निक हो गई, एक 3210R टेक्निक हो गई, इसको स्किल्स है, ये हमारे सॉल्व करने की स्किल्स है, और एक इंटेलिजेंस एलिमिनेशन टेक्निक हो गई। तो एलिमिनेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, मान लो हम अनफेमिलियर है, ऐसा कोई उस क्वेश्चन में ऑप्शंस आ गया कि हम उस ऑप्शंस के बारे में अनफेमिलियर है, जानते नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द केस ऐसा होता है कि वो ऑप्शंस, वो क्वेश्चन हमेशा क्या रहता है, गलत रहता है। आपको इस प्रकार की एलिमिनेशन टेक्निक पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, आपको कुछ आंसर्स में, ऑप्शंस में ऑलवेज, नेवर, अनयूजुअल वर्ड्स ऐसे देखे कि जो सत्य नहीं है, आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता है, तो आपको वो हमेशा हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन 99.9% वो ऑप्शन हमेशा क्या रहते हैं, गलत रहते हैं। जैसे आप इस प्रश्न के बारे में बोलो, ये प्रश्न आ चुका है, द पीपल्स ऑफ इंडिया agitate against the arrival of Simon Commission because India never wanted to review of Working Act 1990। तो भारत 1919 का जो हमारा अधिनियम था कि भारतीय ऐसा चाहते थे कि इसको रिव्यू नहीं करना चाहिए। भारतीय तो चाहते थे कि अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो भारतीय तो चाहते थे कि इसको हमें रिव्यू करना चाहिए, भारत को स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो ये नेवर भी है, तो इस ऑप्शन को आप नहीं टिक करेंगे, आपका कॉमन सेंस। दूसरा, साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया कि दायरा की जो कि द्वैध शासन है वो प्रोविंस से खत्म किया जाए। तो साइमन कमीशन ऐसा रिकमेंड करेगा? नहीं करेगा, तो ये भी ऑप्शंस नहीं होगा, क्योंकि साइमन कमीशन का मतलब तो यही था ना कि अधिक से अधिक हमको कब्जा करना है, अधिक से अधिक हम लोगों को शासन करना है, स्वायत्तता हमको बिल्कुल नहीं देनी है। फोर्थ ऑप्शन देखो, साइमन कमीशन ने सजेस्ट किया कि पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो साइमन कमीशन से आप बात करेंगे, थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया होगा तो 1927 के आसपास आया, पार्टीशन हमारा 1947 के आसपास हुआ। तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बचा केवल ये वाला। अगर आपने साइमन कमीशन के बारे में नहीं भी पढ़ा होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें।
क्योंकि इसमें कोई इंडियन नागरिक नहीं था, इसलिए हमने विरोध किया। क्योंकि हमारे संविधान की बात कर रहे थे लेकिन इसमें कोई इंडियन सदस्य इसमें नहीं था, और जो हमारे संविधान के सुधार की बात कर रहे थे, हमारे देश के शासन के लिए साइमन कमीशन आया था, लेकिन इसमें भारतीय नागरिक कोई सदस्य के रूप में नहीं था, इसलिए हमने इनका विरोध किया। तो पहली तो ये बात होगी टेक्निक। दूसरा, आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिले तो वो भी हमेशा क्या रहता है, गलत ही रहता है। 99.9% क्या रहते हैं, गलत रहते हैं। जैसे गुड्स ऑन सर्विस टैक्स के बारे में आया, उन्हें बोला कि ये ड्रास्टिकली मतलब कि क्या करेगा, करंट अकाउंट डिफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब कि बहुत तुरंत गति से, बहुत ही तीव्र गति से करंट अकाउंट डिफिसिट को कम करेगा। तो वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये तो ये गलत होगा। और इन्होंने कहा कि ओवरटेक चाइना, चाइना को नियर फ्यूचर में ओवरटेक कर जाएगा, इकोनॉमी बहुत ही सारी ग्रो हो जाएगा। तो ये तो इतनी जल्दी आसानी से नहीं होगा। जीएसटी की अभी भी हम कमियां हमारे पास है, अभी भी उसका कलेक्शन कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है। तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते, एक्सट्रीम है, तो कोई भी आंसर क्या होगा, वन होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। दूसरा, साइंस के क्वेश्चन में आप देखते हैं कैन वर्ड का यूज हो, तो साइंस टेक्नोलॉजी में जितने भी आंसर्स होते हैं वो कैन, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, उसके एप्लीकेशन की बात की जाती है, और ऑलमोस्ट क्या होते हैं, वो आंसर्स क्या रहते हैं, ट्रू रहते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो हमेशा क्या हो, करेक्ट हो। जैसे क्वेश्चन आया 2022 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल टॉप ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के कौन कौन से ऐप बने हैं, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, ओपन सोर्स का मतलब है इसमें कोई भी यूज कर सके। इस प्लेटफॉर्म का यूज करके हम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं। और हमने अगर ये एप्लीकेशंस बनाए, अगर सरकार कोई एप्लीकेशन बना रही है तो पब्लिक के लिए बना रही है, और पब्लिक के बना रही है तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का यूज करके बनाएगी। तो आरक्षित पब्लिक के लिए, कोविन पब्लिक के लिए, डिजिलॉकर पब्लिक के लिए, दीक्षा भी पब्लिक के लिए है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर को टैकल कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट लगे जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाए, तो यूपीएससी वो लगभग क्वेश्चन गलती रहता है। जैसे प्रश्न आया था 18 में, नाविक के बारे में बात की गई थी, IRNSS के बारे में बात की गई थी कि इंडिया और अबाउट द 5500 स्क्वायर किलोमीटर को बियॉन्ड द बॉर्डर कवर करेगा। लेकिन एक्चुअली ये 1500 था, कितना था, 1500 स्क्वायर और किलोमीटर बियॉन्ड बॉर्डर को क्या करता है, कवर करता है। तो देखो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1 की जगह कितना कर दिया, 5 कर दिया। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अब क्या कर रहा है कि 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में है, 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रो है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, तो ओनली क्या बचा है, ये बचा। तो ये आंसर क्या है, सही है, ये वाला गलत है। तो इस प्रकार से यूपीएससी क्या करता है। तो एक प्रश्न और आया था पीवीटीजी से संबंधित, जिसमें एक्चुअल डेटा है 75 जो ट्राइबल कम्युनिटी है पीवीटीजी में, लेकिन उन्होंने 75 की जगह कितना कर दिया, 95 कर दिया। तो आंसर एक्चुअल क्या था, 75। अगर आपको ये वाला डेटा करेक्ट पता होता तो आपको पूरा क्वेश्चन आप इजीली उसको सॉल्व कर पाते। इस प्रकार से यूपीएससी प्रश्न पूछती है, इस प्रकार से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने बात की 3T टूल की। तो 3T टूल क्या है, आपको टेक्स्ट बुक पे जाना चाहिए, टेस्ट पे जाना चाहिए। टेस्ट मतलब ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए मस्ट है। उसके बाद किसी भी संस्थान की आप टेस्ट सीरीज मार्केट से ले सकते हैं या फिर उस संस्थान से ले सकते हैं। मार्केट से आप फोटो कॉपी ले सकते हैं, घर बैठ के आप इजीली उसको लगा सकते हैं। और आपको टेक्निक्स पे जाना चाहिए। टेक्निक पे कौन कौन सी बात की हमने, मेमोरी की बात की। टेक्निक पे कौन कौन सी बात की, एलिमिनेशन की बात की। टेक्निक पे कौन कौन सी बात की, प्रीवियस क्वेश्चन से हम सब टॉपिक पे जाने की बात की। टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीलिम्स, टेक्स्ट बुक, हमने सिलेबस की बात की। तो अगर आपके पास 50% अगर आपके पास नॉलेज है और आप 50% टेक्निक या स्किल्स आपके पास हो जाती हैं, तो आप 3TT को और यूज करके आप इजीली आपका सिलेक्शन हो सकता है, इस अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं। तो इस बात को हमने समझा। तो हमने प्रीलिम्स के बारे में पढ़ा। अगर आपके कमेंट आते हैं, आप इसको पसंद करते हैं, तो हम स्पेशल टॉपिक वाइज आपके लिए स्ट्रेटजी बताएंगे।
पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1 में कितने सब टॉपिक हैं और उनके लिए हमें क्या क्या रिसोर्स पढ़ने चाहिए, और उनके जो सब टॉपिक है उनके किस प्रकार से हमको नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है। और तो आपके कमेंट, आपके जो भी सहयोग है, आपका जो भी मतलब विचार है, आपके जो भी सुझाव है, हम उसका स्वागत करते हैं। आप अपने कमेंट विचार जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आसानी से अपनी राह आसान कर सकते हैं। आप भी लवासना की रास्ता, आप भी लवासना जा सकते हैं। आप भी इस गाड़ी के सामने खड़े हो सकते हैं। आप बाई चांस से गाड़ी अब नहीं मिलती है, लेकिन अब इनोवा मिलती है, तो आप इनोवा के सामने खड़े हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।